नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ में। साथियों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आपको पता है, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है और उसमें 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पढ़ने वाले छात्र जो नेट जेआरएफ के लिए सीरियस हैं फॉर्म भर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका एग्ज़ाम, जैसे कि आप लोगों को पता है, दिसंबर 2025 में होगा। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। हमारे पास लगभग 60 दिन का समय रह गया है। तो सीरियस कैंडिडेट जो है तैयार हो जाए, इस चैनल से जुड़ें और पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। पेपर 2 में हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जा रही है और यूनिट 7 में कहानी। तो साथियों, जो ये परीक्षा देने के लिए जो भी छात्र गंभीर हैं, तो वो हमारे चैनल पे अब मैं यूनिट 7 में कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि कृष्णा सोपती की है, सिक्का बदल गया। ये पूरी गहनता के साथ हम पढ़ेंगे, इसे वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। आज जैसे कि हम कहानी की वीडियो लाए हैं, तो इस पर आपको इस कहानी की वीडियो के बाद कुछ प्रश्न भी दिए जाएंगे, वही प्रश्न जो इस कहानी से ही आए हैं, क्योंकि आजकल डीपली प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, तो हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना होगा और सीरियस छात्र ये बात अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आइए, अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे कहानी पे आते हैं और कहानी में भी हम पहले आएंगे लेखिका के परिचय पे। तो इसकी लेखिका है कृष्णा सोपती। कृष्णा सोपती के बारे में हम कह सकते हैं, वो जो भी मतलब उनका जो कहानी का विषय रहता है, वो अपने पात्रों की जो है खुलकर उनकी साहसिक मानसिकता दिखाती हैं। ख़ास तौर से वो पंजाब की भूमि से जुड़ी हुई रहती हैं, तो वो उसके परिवेश का यथार्थ चित्रण करती हैं। पंजाब की धरती की गंध और ऊष्मा उनकी जो है ख़ास विशेषताएं रहती हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। स्त्री की आत्म सजगता, नौकरी पेशा स्त्री की समस्या और परंपरागत समाज में उसकी घुटन एवं उससे बाहर निकलने की झटपटाहट कृष्णा सोपती की कहानियों में प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त हुई है। कृष्णा सोपती नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई कहानीकार है। जैसे अब देख रहे हैं हम कृष्णा सोपती, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, कृष्णा सोपती किस कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई कहानीकार है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा नई कहानी से। तो इसीलिए हमें डीप में देखना होगा वर्ड टू वर्ड, और हमें जब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें अंडरलाइन करते जाना है, या कहीं पर भी आप अपने रफ का वर्क में नोट्स में लिख सकते हैं। संख्या की दृष्टि से उनकी कहानियाँ तो कम ही हैं, लेकिन ये कहानियाँ उनकी अलग व विशिष्ट पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी कहानियाँ बादलों के घेरे समूह में संकलित है। ये जो हम कहानी देख रहे हैं कृष्णा सोपती, ये उनका जो कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, इसमें संकलित है। कृष्णा सोपती की इस संग्रह की कहानियों में 3 तरह की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। एक तो प्रेम, अंडरलाइन करते जाएंगे। दूसरा है स्त्री पुरुष संबंधों की कहानियाँ, जो कि नई कहानी की एक विशेष प्रवृत्ति रही है। उनकी इस तरह की कहानियों में रोमानीपन अधिक मिलता है। दूसरे वर्ग की कहानियों में उन्होंने स्त्री की यातना और पीड़ा को सामाजिक संदर्भों में चित्रित करने का प्रयास किया है। कृष्णा सोपतियों की कहानी का तीसरा वर्ग देश विभाजन और सांप्रदायिकता से संबंधित त्रासदी, यातना और विडंबनाओं का चित्रण है। सिक्का बदल गया इसी तरह की कहानी है, जहां मानवीय प्रेम के लुप्त होते जाने के बावजूद सद्भाव का एक संदेश निहित है। इस कहानी की पृष्ठभूमि में संबंधों में यकायक बदल जाने और उसके झूठे पड़ जाने की पीड़ा को संवेदनशीलता के साथ व्यक्त किया गया है। एक लंबे अरसे से शाहनी यहाँ पे कहानी की मुख्य पात्र है। चिनाब के पानी से गहरा लगाव है। चिनाब एक नदी है पंजाब की,
पंजाब से गहरा लगाव है, चिनाब के पानी से गहरा लगाव है। इसी के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और जिसमें वह अब भी अपना नहाना धोना जारी रखे हुए थी। देश विभाजन के पश्चात राजनीतिक सामाजिक स्तर पर जो बदलाव आया, उसने शाहनी के सारे लगावों को यकायक तोड़ दिया। पुराने मानवीय संबंधों का स्वरूप ही बदल गया और ऐसे में शाहनी उस मुस्लिम बहुल आबादी के बीच अकेली हो जाती है। ऐसा अकेलापन, ऐसी विवशता उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोचता है, क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता था, सिक्का बदल गया है। शाहनी लंबे अरसे से जुटाई गई सारी चीज़ों और रिश्ते नातों एवं पड़ोसी की माया ममता के झटके से तोड़कर आगे बढ़ जाती है। आसपास खड़ा जनसमूह रो रहा है और उसकी नेक नियति पर लोग बेबस हैं कि शाहनी को रख नहीं सके, लेकिन शाहनी फिर भी अपनी उदारता और स्नेह बांटे जा रही है। सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती ने कहानी में व्यवस्था की, मनुष्य की व्यवस्था का अत्यंत करुण चित्र खींचा है। बदलाव की आंधी में मानवीय मूल्य बदलते अवश्य हैं, पर वे यकायक इतने नहीं बदल जाते कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। लेकिन देश विभाजन यहाँ की जनता के लिए एक ऐसी त्रासदी थी। देश विभाजन, ये आप ध्यान रखें, ये जो कहानी है भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है, उसकी पीड़ा को दिखा रही है। और इसमें जो है मुख्य चिनाब नदी का जिक्र है। ये 1948 के समय की कहानी है। एक ऐसी त्रासदी थी जिसके सामान्य बदलाव की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विभाजन के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें एक आदमी दूसरे आदमी को पहचानने के लिए तैयार नहीं था। सदियों से एक साथ रहते आए लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यह सांप्रदायिक चेतना का विस्फोट था, जिसमें राजनीति की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ, यह जरूर है कि घृणा और हिंसा के उस बर्बर अभियान में कुछ ऐसे लोग बच गए थे जो मानवीय मूल्यों से एकदम खाली नहीं हुए थे। संवेदना के कुछ कतरे उनकी आत्मा में बच रहे थे। वही कतरे सिक्का बदल गया में शाहनी को विदा करते समय आंखों से ढुलक पड़े थे, अपनी विविधता और कशिश के साथ। कृष्णा सोबती की कहानियाँ परंपरा से एकदम विच्छिन्न नहीं हैं, बल्कि पुरानी परंपरा को अपनी शैली में समोकर नई वस्तु को मनोरंजक और हृदयग्राही ढंग से चित्रित करती है। आत्मनिर्भरता के वातावरण में आज नारी भले ही देखती हो कि उसके पंख खुल गए हैं और वह खुले आकाश में विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सामाजिक नीतियों और सामाजिक ग्रंथियों से जूझते जूझते उसके डैने टूट भी जाते हैं और वह विवश असहाय सी हो जाती है, कभी अकेलेपन की यातना से तो कभी शरीर की मांग के कारण। अतीत की पीड़ा दबाए उदास वातावरण में एक ऐसी ही स्त्री बादलों के घेरे में चित्रित है। गुलाब, जल, गडेरिया, दादी अम्मा, कहीं नहीं कोई नहीं, मित्रों मरजानी और ए लड़की कृष्णा सोबती की अन्य चर्चित कहानियाँ हैं। उदासी, अकेलापन, अनुभूतियों की तीव्रता और गहराई उनके लेखन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस तरह अपने समकालीनों में कृष्णा सोबती का एक अलग ही रंग उभरता है। कृष्णा सोबती ने ज़्यादातर लंबी कहानियाँ ही लिखी है। 3 पहाड़, मित्रों मरजानी, ए लड़की और नाम पट्टिका उनकी लंबी कहानियाँ हैं। इन कहानियों में उनकी नारी संबंधी एक अलग ही दृष्टि उभरती है, जिसके कारण वे अपनी समकालीन लेखिकाओं से भिन्न दिखाई देती हैं। तो अब ये हम सीधे कहानी पे आते हैं। हमने जितना जानना था मेन जान लिया। कहानी में जो है वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन बनते हैं। इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन पात्र हम समझ गए हैं और लेखिका का परिचय भी हमने देख लिया है। इसमें ये एक बात और है, कृष्णा सोबती पुरुष के साहचर्य को अस्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह स्त्री के अकेलेपन को भरता है। वे एक संस्था के रूप में विवाह को अस्वीकार नहीं करती है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेंगे और चाहे तो आपने नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे लिख भी लेंगे। तो आइए हम सीधे अब कहानी पे आते हैं और कहानी को सब लोग ध्यान से सुनेंगे,
क्योंकि इस पर फिर हम क्वेश्चन भी लाएंगे और एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जो कि ध्यान से कहानी को पढ़ेगा उसका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी, यानी कि सुबह हो रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। यहाँ हम शाहनी नाम है ये मुख्य पात्र, हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। चनाब का पानी, यानी यहाँ पे है ये नदी है, चिनाब नदी है, उसका पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ़ पिघल रही थी। ये हम ध्यान रखेंगे इसमें कौन कौन सी जगहों के नदी के नाम आए हैं, ये अंडरलाइन कर लेंगे। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगार गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहन इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है, कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इसी नदी के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। अब आजकल ना इतने डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब आंचलिक शब्दों को भी उठा लेते हैं और पूछते हैं ये किस उसमें आए थे, 4 ऑप्शन देकर। तो जैसे यहाँ पे बार बार ये इस्तेमाल हो रहा है श्री राम, जो जब पीछे भी हुआ था, तो हम लोग इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन जाए। श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती है, फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लगता है। शाहनी ने नज़र उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अचानक के मोह में भीग गई। यह सब शाहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई ज़मीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, ज़मीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे हसेना हसेना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना सेना। शाहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। शाहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए रब तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख, जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ, क्यों छाबले सुबह सुबह तड़पना है। अब तक शाहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसेना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसेना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे क्यों गालियाँ बरसाई है इसने। शाहनी ने लाड़ से हसेना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते
तो कुछ बीच बचाव करते। हम ये पात्रों के नाम भी यहाँ पर याद रखेंगे। शानी हमने पहले ही देख लिया था, शेरे भी है यहाँ पर, और ये हसीना भी है। शेरे आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच रहा है, क्या कह रही है शानी आज शाहजी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह हो के रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा। नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शानी नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था। फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता था शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहनी के साथ गई। शाहजी की बात, ये मिस्टेक होगी शायद, शाहजी के साथ गई। वह शाहनी को ज़रूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशविरा वह कैसे मान गया? फिरोज की बात, यह सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। फिरोज भी यहाँ पे जो है मतलब एक पात्र है, यहाँ पे ये मुख्य पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नाम अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये यूजीसी नेट वाले क्या क्वेश्चन पूछ ले ये तो कोई भी नहीं कह सकता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शानी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ। शानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में शानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उनके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा शानी को मारकर? शानी? हाँ शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शानी को बता दे, मगर कैसे कहे? शानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शानी कुछ ना कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वह वहीं पड़ी रही। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शानी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है। मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े शाम हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शानी इसके सिवा और कुछ ना कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, ये अंडरलाइन कर लेंगे, बीवी ने कैसे कहा? अपने विकृत कंठ से कहा। शानी आज तक ऐसा कभी नहीं ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी हमने कभी ना सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। यहाँ पर ये दो पात्र हैं, इन्हें भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझ गई कि वक्त आ पहुँचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लाग सकी।
किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लूवाल के जाट, ये भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। यहाँ पे मस्जिद के मुल्ला इस्माइल, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। शानी के निकट आ खड़े हुए बेगू आज शानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शानी, रब नू ऐही मंजूर सी। शानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शानी का घर से निकलना छोटी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शानी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शानी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही है। दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया। यहाँ पर एक दाऊद खां भी ये पात्र हैं, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। जरा आगे आया और द्योड़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे। इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। उसकी मंगेतर को क्या दिया था? सोने के कनफूल, मुंह दिखाई में। उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शानी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शानी ने अपने सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे रख दिए थे। और आज शानी, दाऊद खां ने आवाज़ दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शानी गुमसुम कुछ ना बोल पाई। शानी द्योड़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शानी, धीरे से। कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है क्या? सोना चांदी? शानी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शानी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूँगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शानी, कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शानी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शानी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा हो शानी से। खां साहब, देर हो रही है। शानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। शानी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है। पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और द्योड़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़िया रो पड़ी। उनके
दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ। खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शानी ने दुपट्टे से सिर ढाँपकर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्राण था। शानी ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आऊँ मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शानी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, मर्द औरतें और सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा था। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे रुंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जनसमूह जो भी सब लोग इकट्ठे हुए थे उसे यहाँ पे जनसमूह कहा गया। जरा भी दिल में मैल नहीं शानी के, और हम शानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शानी के पांव छुए। शानी कोई कुछ नहीं कर सका, राज भी पलट गया। शानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगन चन्ना। इसका मतलब है ओ चांद तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शानी को। कहाँ जाएगी अब वह। शानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक़्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शानी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज भी पलटा खा रहा था और सिक्का भी बदल रहा था। तो इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। जैसे कि हमने कहानी पढ़ी, अब आप इसके अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा। जैसे कि हमारे साथ अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको अब जब इस कहानी पे प्रश्न उत्तरी लाई जाएगी, जितने भी प्रीवियस ईयर पे मतलब इस कहानी को केंद्र में रख के प्रश्न आए हैं, वो सभी एक वीडियो में मैं कवर करने के लिए आपके लिए लाऊंगी। और अगर आप ये कहानी अच्छे से पढ़ी होगी आपने, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे से दे पाएंगे। एक प्रश्न भी आपके पढ़े हुए से बाहर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।